सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि इंतखाबात का वक्त पर इनेकाद मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। सूरत हाल ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी के मिस्दाक है। इस वक्त पीडीएम हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, इंतखाबात सर पर हैं, लेकिन फंड्स की दस्तयाबी की कोई खबर ही नहीं। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी कराई थी कि वो मरहलावार फंड्स फराहम करेगा, लेकिन हालात ये हैं कि अब तक 10 अरब की पहली किस्त ही जारी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से तैयारियों में ताख़ीर हुई है। अब इस ताख़ीर की वजह माली मुश्किलात हैं या फिर किसी की दिली ख्वाहिशात, पता जल्द चल जाएगा। दूसरा तनाज़ा मरदमशुमारी का है। इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े दबंग अंदाज से ऐलान किया था। आज की खबर यह है कि वज़ीर आज़म का यह ऐलान हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने ही मुस्तरद कर दिया है। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है कि वज़ीर आज़म का नई मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ आम इंतखाबात का बयान इनकी ज़हनी इख्तरा और नाक़िस सियासी सूझबूझ की अक्कासी करता है। मर्जी किसकी चलेगी, ये गुत्थी इंतखाबात की तारीख के आने से ही सुलझेगी। गुत्थी जिसे दोनों जमातें मिलकर सुलझाना चाहती हैं वो निगरान वज़ीर आज़म के नाम की है, और अभी तो शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने भी मुशावरत करनी है। फैसला नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुशावरत से होगा, ये शहबाज और रियाज की मुशावरत अभी होनी है या इससे होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे तोशाखाना केस से, जो इस वक्त चेयरमैन PTI के लिए सबसे बड़ा मुसीबत खाना बना हुआ है। सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर हम कल की बात करें, जो निचली कोर्ट है जहां ट्रायल चल रहा है, सेशन कोर्ट, वो अब कल सुबह 8:30 बजे, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरखास्त गई जी हमारा हक़ दिफा ख़त्म किया गया है, वो और उस समेत जितनी दरखास्तें हैं कि जी जज साहब बायस्ड हैं, दीगर मामलात हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो सब दरखास्तों का फैसला कल आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी कल के लिए है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका क्या बनेगा। कहीं नीचे फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के जी फैसला आ गया है, हाई कोर्ट भी कह दे जी अब तो फैसला आ गया है। आज भी बड़ी मुश्किल से बार बार यही हुआ कि कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सेशन अदालत, कभी सेशन अदालत, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यही आंख में चली रही आज भी। देखें, इसमें तो जो टर्न ऑफ इवेंट्स रहा है, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं इस केस को, तो एक तो चीज़ वाज़ेह है जो कि 1+1 2 की तरह है, और वो यही है कि नाअहली जो है इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन कि वो ना हो, क्योंकि इस केस में जो फैक्ट्स हैं उनको जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया कोर्ट के अंदर अब तक की प्रोसीडिंग्स में, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बचत हो सकती है। लेकिन जो कानूनी टीम थी चेयर तहरीक इंसाफ की, उसकी तरफ से जो सहारा लिया गया, पहले हमने ये देखा कि जिस तरह से कहा गया था कि जो गवाहान पेश किए जाएंगे, अब उसमें रऊफ़ हसन साहब के हवाले से भी जो है वो उनका नाम आया। तो टैक्स को बेस बना के कहा जा रहा था कि चूँकि जो ऑडिटर्स हैं वो आकर रिकॉर्ड चेक कराएंगे और वो अपनी टेस्टिमनी देंगे, लेकिन मसला टैक्स का नहीं था, मसला असासों से मुतल्लिक है। तो एक तो वहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हुई, या फिर वैसे ही कोई डिफेंस यूज़ करने की कोशिश की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने, वो भी कारगर हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि वे आउट जो देखा जा रहा था वो सिर्फ गवाहान के ज़रिए हो सकता था, वो भी हमने देखा कि कोई कारगर साबित नहीं हुआ। इसके अलावा एक और जो आर्ग्यूमेंट यूज़ होता है वो यही था कि एक अफसर के हवाले से जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सर्व कर रहे थे, उनको पेश करने के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन अब उनका भी जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, वो ये है कि क्या ये अंडर वैल्यूएशन जो हुई है गिफ्ट्स की, उसको एड्रेस करने का सवाल है इस केस का, या फिर एसेट्स में शो ना करने का सवाल है, लेट शो करने का सवाल है। तो ये अंडर वैल्यूएशन का आर्ग्यूमेंट ही नहीं था। आर्ग्यूमेंट ये नहीं था कि ये जो गिफ्ट्स हैं, ये जो तोहफ़े जो हैं, ये कम पैसों में बेच दिए गए हैं। बेशक उस पर बहस हुई है, लेकिन असल जो मुद्दा है वो यही था कि जो रिकॉर्ड्स हैं, रिटर्न्स हैं, उसमें ये टाइमली क्यों नहीं अपीयर किया ये सारा मामला, जो कि करना चाहिए था। तो उसका उस सरकारी अफसर से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को सर्व कर रहे थे। तो वो भी एक और टैक्टिक है डिले करने के लिए या फिर कोई वे आउट लेने के लिए, और ये क्लियर है कि वो भी मटेरियलाइज़ नहीं हो सकता। तो लगता यही है कि 5 अगस्त की जो तारीख दी जा रही थी, जिसके बाद ये केस उससे आगे नहीं जाएगा, तो मुझे तो नाअहली नज़र आ रही है। गिरफ्तारी होती है या नहीं, इस पर डिबेट हो सकती है। अच्छा, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स। सिद्दीक, आप ज़रा ये समझाएं कि ये क्या मामला है। कल सेशन कोर्ट में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल फैसला सुना देगा,
और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो ये किस तरह से होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कल भी फैसला नहीं आता इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उस सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? आज अगर फैसला आ जाता तो शायद सुप्रीम कोर्ट में फिर कोई वाज़ेह सूरत हाल बनती कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ फैसला आया है तो अब अपील में जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ हवा में है। जो है वो अहम तरीन दिन है। कल देखना है कि कल का जो जुमा है वो चेयरमैन पीटीआई पर भारी साबित होता है या उनके मुखालफिन पर भारी साबित होता है। ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि टोटल कोई अपीलें और दरखास्तें मिला के ये 9 की तादाद है जिनके ऊपर आज फैसला महफूज हुआ है। जहाँ तक ट्रायल कोर्ट की बात है, जहाँ पे तोशाखाना का ट्रायल चल रहा है, उन्होंने फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए बुलाया हुआ था ख्वाजा हारिस साहब को, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब क्योंकि आज हाई कोर्ट में बिजी थे तो वो फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए नहीं आ सके। तो अब ख्वाजा हारिस साहब ने सबसे पहले जिस पे आज जिन चीज़ों पे आर्गूमेंट किया उनमें से एक तो था जज साहब के 22 के ऊपर कि वो जानिबदार हैं। उस पर आमिर फारूक साहब ने जो है वो उन्होंने भी अपने रिमार्क्स की हद तक तो उनको क्लीन चिट दे दिया हुमायूं दिलावर साहब को, ये कहकर कि FIA की रिपोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी आज वर्बली तो एक्सेप्ट कर लिया, अब रिटर्न ऑर्डर में देखते हैं। यानी उन्होंने इंडिया दे दिया है कि जज साहब बिल्कुल उनका कोई इसमें मसला नहीं है, उनका कंडक्ट का भी कोई मसला नहीं है, उनका बाइस भी नहीं है, और उनका फेसबुक अकाउंट भी जो वो खुद मान रहे हैं उसके ऊपर पोस्टें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वर्बली तो ये बात तय कर दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें क्या करने जा रही है। बाकी रिटर्न ऑर्डर आएगा तो वो देख लेंगे। दूसरा जहाँ तक बात है इख्तियार समाअत का, वो भी आज फैसला महफूज हो गया है। स्टे की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज हो गया है। जो गवाहान ये अपने लाना चाहते थे और उनको लाने की इजाज़त नहीं दी गई, उस पर भी फैसला महफूज हो गया है। जो वो दस्तखत मुख्तलिफ हैं, जो मेन गवाह है जो कंप्लेनेंट है उसका, उस पर भी फैसला महफूज हो गया है। तो ये कोई बहुत से ऐसे मामलात हैं। अब अगर ये तमाम दरखास्तें कल मुस्तरद होती हैं तो फिर यह है कि नीचे फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और कल ही जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब वो फैसला सुना सकते हैं। और फैसला वही है जो मुज़म्मिल साहब ने भी, हालांकि देखे ना कि यही चीज़ होती है कि कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि तो वह नज़र आना चाहिए, और इंसाफ कैसा हो तो वह नज़र आ रहा है कि मुज़म्मिल साहब जो यहाँ पे उन्होंने एक दिन भी हेयरिंग अटेंड नहीं की, लेकिन उनको भी पता है कि फैसला क्या है। मेरा सोर्स जो है वो सदीक जान साहब है असल में जी, बस ठीक है, इसीलिए मुझे पता है। तो हाँ, तो मतलब सबको, पूरे पाकिस्तान को पता है कि फैसला क्या होना है। तो ये होती है वो चीज़ के जो एक आइन की मंशा है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए। अमूमन हम ये देखते हैं कि अच्छा नीचे फैसला आता है तो आपके पास टाइम होता है कि आप चलें जी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी नहीं हुआ तो नीचे कोई, यानी अगर ये दरखास्तें इतने अरसा पेंडिंग ना रहती तो शायद टाइम होता तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट में इन दरखास्तों के बारे में जा सकते थे। लेकिन वो सारी दरखास्तें इकट्ठी और तमाम का फैसला एक ही दिन आ जाएगा, और नीचे भी अगर फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो उनके पास तो सुप्रीम कोर्ट में टाइम ही नहीं होगा कि वो इसके हवाले से कुछ कर सके। नीचे तो फैसला आ चुका होगा और वो दरखास्तें जिनकी वजह से डिले हो सकता था मज़ीद ये केस कि जी मिसाल के तौर पे मेरा हक़ ख़त्म कर दिया दिफा का, तो उसका तो वक्त ही नहीं मिलेगा उन्हें सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह से चैलेंज करने का। बिल्कुल ऐसी है। और कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर ये तमाम दरखास्तें मुस्तरद करती है तो कल ही जज हुमायूं दिलावर फैसला अनाउंस कर देंगे, और उसके बाद ये मामला दोबारा आमिर फारूक साहब के पास आएगा, फिर आमिर फारूक साहब इसको लेके चलेंगे। और जहाँ तक बात है डिलिंग टैक्टिक्स की, बहुत ज़्यादा बात होती है। अब देखें ना कि डिलिंग टैक्टिक्स का इल्ज़ाम किस पे लगाएं। 4 जुलाई से, बल्कि 11 मई से ये दरखास्तें जो हैं वो पेंडिंग हैं आमिर फारूक साहब के पास। मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त आ गया, तो फिर डिलिंग टैक्टिक्स का आप किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जब आमिर फारूक साहब के पास जो सबसे बेसिक दरखास्त आई थी जुरिडिक्शन वाली, तो डिसाइड कर देते, एक दिन में कोई मसला नहीं था। तो अब भी तो देखे ना, शाम तक उन्होंने बैठ के केस सुना है। वैसे बहुत कम ही होता है कि आमिर फारूक साहब केस इतनी देर तक बैठ के सुने, वो तो बहुत जल्दी अपना काम ऑफिस वर्क में ख़त्म करके और जाने वाले जजेस में से हैं। लेकिन आज देखें उन्होंने शाम तक बैठ के और ये केस सुना है। तो अगर शाम तक एक केस सुना जा सकता है तो दिन में जल्दी भी सुना जा सकता था पहले, लेकिन उन्होंने 4 जुलाई को ये दरखास्तें 19 सितंबर के लिए जो है वो लगा दी थी। तो आप देखें ना, 4 जुलाई और अगस्त और सितंबर में जाकर उन्होंने ये दरखास्तें लगाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से उनको ये सुननी पड़ रही है, वरना तो उनका इरादा बिल्कुल नहीं था इनको सुनने का। वो इसको बड़े आराम से सुना। हमने अगली खबर पर जाना है, जल्दी से बता दें ये क्या मामला है कि तोशाखाना केस की अब तक की समाअत को ज़ेर इल्तवा केस ना समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो रिटर्न ऑर्डर आया है, देखें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लास्ट हियरिंग है इसके ऊपर तो कोई
इस तरह का ऑर्डर नहीं दिया जो कि नीचे इफेक्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ऑलरेडी रिलीफ जो है वो कानून ने दिया हुआ है, और रिलीफ ये दिया हुआ है कि जब एक ट्रायल कोर्ट के खिलाफ आप ऊपर जाते हैं, एपीलेट कोर्ट में जाते हैं और आप कहते हैं, अपील में जाते हैं, आप कहते हैं कि जनाब इसके बाद ये जज के कंडक्ट का इशू है, तो जब तक उस ट्रांसफर एप्लीकेशन के ऊपर फैसला नहीं हो जाता तो ट्रायल कोर्ट का जज फैसला नहीं सुना सकता। अच्छा। वरना तो ये होना कि एक जज के ऊपर 22 का इल्जाम है और आप ऊपर अपील में जाते हैं और अपील अभी पेंडिंग है और नीचे जज से फैसला सुना दें और आप कहें जी अब तो वो गैर मौसर हो गई ऊपर दरखास्त। तो इसमें कानून में लिखा हुआ है कि जब तक ट्रांसफर एप्लीकेशन की अपील पर फैसला नहीं हो जाता, नीचे जज जो है वो ट्रायल मुकम्मल तो कर सकता है, फैसला महफूज तो कर सकता है, लेकिन फैसला सुना नहीं सकता। अच्छा। तो अब सिर्फ ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल रह गए। कल अब देखना है हाई कोर्ट से फैसला कितने बजे आता है। अगर कल हाई कोर्ट फैसला सुना देती है 11 बजे से पहले फिर तो 11 बजे वाला जो केस है वैसे गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कल जो हाई कोर्ट फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट कल ही 11 बजे उसको सुन लेगी। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले को जब आप चल नहीं करते उसके पूरा प्रोसेस है और ज़बानी कलामी आप चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ जी, मुख्तसर बात वही कि अब हर एक को पता है कि क्या फैसला आना है और उसी के लिए हमें लग रहा है कि चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज की गई हैं। अगली खबर है जी, इलेक्शन कमीशन का ख़जाना खाली है और इलेक्शन बर वक्त होते फिर नज़र नहीं आ रहे। मुज़म्मिल, ये एक अजीब बात है, मुझे तो 8 अक्टूबर की तारीख याद करवाई जा रही है कि जी वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं दी थी कि जी हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा देंगे, अब तो वो भी छोड़ दें, अब फिर वहीं के वहीं हम खड़े हैं। अगर केटेगरी सेटअप आता है और वो कहता है जी हमारे पास भी पैसे नहीं हैं, पिछली हुकूमत के हम नहीं दे सकते, तो ये तो फिर कभी भी इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। नहीं, वो 8 अक्टूबर वाली तो पुराने सॉफ्टवेयर के लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने कहा था ना, अब तो वो चेंज हो गया है और वो इसीलिए कि उस वक्त जो है वो मरदमशुमारी का टॉकिंग पॉइंट इमर्ज नहीं किया था, अब कर चुका है, अब वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी बेशक इसको कंडेम कर रही है, लेकिन ये हमें मालूम है कि ये पॉइंट ज़रूर रेज़ किया जाएगा और कम से कम भी रियलिस्टिकली अगर हम एनालिसिस करें तो 4 से 6 महीने दरकार होते हैं नई हल्का बंदियाँ करना और डिलिमिटेशन के हवाले से फ़ैसले करना, नई मरदमशुमारी के फैक्ट्स के लिहाज से इलेक्शन के मैकेनिज़्म को डिज़ाइन करना। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्च की जो तारीखें दी जाती हैं 2024 की, मुझे तो उस पर भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अक्टूबर से आप अगर लगाइए इसको तो मुझे तो बात उससे भी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो लगता यही है कि ये फ़ंड्स का पहले मामला रहा पंजाब के हवाले से बिलखसूस, लेकिन जिस तरह से आपने अभी रकम के हवाले से डिस्कशन की है वो तो एक साइड पे, असल इशू यही होगा कि किन SOPs के लिहाज से इलेक्शन करवाया जाए। अब वो कोर्ट्स के अंदर मैटर जाएगा, वहाँ पर भी डिले मिल सकता है जो कि चाहिए बिलखसूस इस हुकूमत को जो कि आउट गोइंग गवर्नमेंट है। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन इस बात का इजहार करके तमाम डिबेट को ख़त्म कर दिया। बाकी सब जो मर्ज़ी कहते रहें, पीपल्स पार्टी का अपना स्टेक होगा, अपनी से होगी, लेकिन ज़्यादा सेक्रीफाइस चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने किया है और बाप पार्टी वाले भी इन्हीं की तरफ जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें क्या होना है, तो किसकी ओपिनियन प्रिवेल करेगी। लेकिन वज़ीर आला सिंध के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता, उसके बाद आइनी तरमीम भी है। और मुझे पता है सिद्दीक आप ये कहेंगे पहले कौन सा काम आइनी हो गया है, मेरा भी ये आर्गूमेंट है कि अगरचे आइन में आपको तरमीम करनी पड़ेगी हल्का बंदियों के मुताबिक, फिर सीट्स अगर MNA MPS की बढ़ती हैं किसी भी जगह पर तो उसमें आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी कि नहीं अब इतनी सीट नहीं इतनी होंगी, तो वो 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए होती है, उसके लिए एक इलेक्टेड असेंबली भी चाहिए होती है, ना तो इनके पास वो मेजॉरिटी है ना ही उस वक्त तक होंगे। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हमने मार्शल लॉ देखा है या हमने चलें कैसी भी जमहूरियत देखी, लेकिन ये तो एक नया हम तजर्बा देखेंगे इस मुल्क में कि एक केयर टेकर सेटअप चलता ही जा रहा है। तो हमें तो किसी को भी नहीं पता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये पेशगोई नहीं कर सकता कि फिर क्या हालात होंगे, क्योंकि हमने 75 सालों में हर तरह का निज़ाम देख लिया, सदारती निज़ाम देखा, मार्शल लॉ देखा, चीफ एग्जेक्टिव होना देखा, बहुत कुछ देखा, किंग्स पार्टीज़ देखी, मगर एक नया तजर्बा होगा, पता नहीं फिर क्या होगा। देखें, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और MB सोमर साहब जो हमारे बोल का हिस्सा भी हैं और पार्लियामेंट के सीनियर तरीन जो रिपोर्टर्स हैं उनमें से एक हैं और उस्ताद हैं कई रिपोर्टर्स के, तो उनका जुमला था कि ये जमहूरियत के साथ बेहतरीन इंतकाम है। जो कुछ इस वक्त पार्लियामेंट में हो रहा है, ये जो ये हुकूमत कर रही है, तो ये जमहूरियत के साथ बेहतरीन इंतकाम है। तो ये इंतकाम ले रहे हैं जमहूरियत से, और मसला ये है कि जो इनका कंडक्ट है उसके बाद जो भी आप जमहूरियत का नाम लेते हैं, आप देखें ना मुज़म्मिल साहब बैठे हैं, मुज़म्मिल साहब यानी इनका एक मौक़िफ़ है और बड़ा एक उसमें वज़न है जमहूरियत के हवाले से कि सिस्टम चलते रहना चाहिए जमहूरियत के हवाले से। अब मुझे बताएं ना कि कौन सी जमहूरियत, ये जमहूरियत है? मतलब वोट को इज़्ज़त दो की बात करने वालों ने जिस तरह की कानून साजियाँ की हैं, जो कुछ किया, उनके अपने अरकान सेनेट के जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और फिर मसला ये नहीं होता। एक दिन वो इतराज़ करते हैं
फिर दरमियान में एक रात पड़ती है और अगले दिन उनकी तबीयत साफ होती है, अगले दिन उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और वो लाइन में लग के वोट देते हैं। और कोई एक आधा है जो ड्रामा करना, आंसू बहाना, ये मुनाफिकत, ये सारी चीजें। भाई इतनी आपकी क्या मजबूरी है? अगर आप इतने दबंग हैं, आपके इतने असूल हैं, तो लानत भेजें इस एक सीट के ऊपर और छोड़े और बाहर। आज वज़ीर आज़म ने फरमा दिया कि मुझे जो ताना दिया जाता है वो कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उन्होंने इस मुल्क के साथ 15-16 माह में कर दिया है, उसके लिए शर्म बंदे के अंदर होना, एहसास होना जरूरी है किसी के लिए भी। जो आवाम के साथ किया गया है वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। वो ख्वाजा आसिफ साहब याद आते हैं जो वो जुमले कहा करते थे। तो कोई एहसास हमारे हुक्मरानों के अंदर नहीं है, हमारे सियासतदानों के अंदर नहीं है। सब अपनी अपनी सियासत में लगे हुए हैं, सबको अपनी अपनी फिक्र है। ये कोई नहीं देख रहा कि पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, करोड़ों लोगों के साथ क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, तमाम हुक्मरान, तमाम सियासतदान मिल बैठे हैं और थोड़ा सा एहसास कर लें कि इस मुल्क के उन करोड़ों लोगों के लिए, जिनके लिए 2 वक्त का खाना जो है वो मुश्किल हो गया है, जिनके लिए खुदकुशी आसान हो गई है, जिंदगी मुश्किल हो गई है। जी, इस वक्त तो आज हम देख रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो ज़ियाफ़त का अहतमाम था वो तो कमाल ही था। असला लाइसेंस पर हमने बड़ा लोगों को देखा है कि आज बहुत गुस्से में थे कि जी असला लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहे। जाते जाते सारी कानून साजी जो किसी भी केयर टेकर के लिए होनी चाहिए उनके लिए है। मगर मुज़म्मिल, आइनी तरमीम का क्या होगा? वो कैसे मैनेज किया जाएगा अगर मरदमशुमारी की बुनियाद पर आपने इलेक्शन आगे ले जाने हैं? तो देखिए, उसमें जब लीगल मैटर हो जाएगा, ये कोर्ट्स में चला जाएगा और सब जुडिस हो जाएगा मामला, तो बेशक वो उसमें बिलाखिर कोई फ़ैसला ना हो। मकसद ये नहीं है कि जो नई हल्का बंदियाँ होंगी उसके तहत इलेक्शन करवाना लाजिम है। मकसद टाइम बाय करना है। अब तो पीपल्स पार्टी उसकी इजाज़त दे देगी? नहीं, पीपल्स पार्टी फ़िलहाल तो उनका एटीट्यूड तो नहीं लगता, लेकिन मसला यही है ना कि जब वो भी देखेंगे कि हमारा भी स्टेक नहीं बचेगा या फिर कोई केयर टेकर सेटअप जो है वो हमारा भी स्टेक ले जाएगा, हो सकता है वो भी कन्विंस हो जाएं। अल्टीमेटली तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स चल रही है ना। कौन सी ऐसी पार्टी है, सदीक साहब अभी बात कर रहे थे कि ये आगे से रेजिस्ट नहीं करते, कौन सी पार्टी है जो रेजिस्ट करके, जिसने असूली मौक़िफ़ के ऊपर पॉलिटिक्स कर ली है पाकिस्तान के अंदर? होता तो वही है जो कहा जाता है करने को और वो कर भी देते हैं। तो उसके ऊपर प्रिंसिपल स्टांस पे तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही, उसमें आप कैसे पिक करेंगे सब में से एक? मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि पता नहीं क्या डिफरेंस है इन तमाम पार्टीज़ के अंदर आइडियोलॉजी का। सब आते हैं प्राइवेटाइज, सब खड़े तो हुए, उन्होंने नहीं, वो बेशक खड़े हुए, लेकिन उनकी पार्टी कलेक्टिवली कुछ कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी, या वो कहते हैं हम निकल जाते हैं, 14 लोग हैं बस वो पास कर रहे हैं ना, वो कम से कम हम कह देंगे हम नहीं थे, सिग्निफाई कर देते। अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये यूर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर ये सारा कुछ जो अभी ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के हवाले से बात चल रही है उसमें भी लास्ट मिनट आपको क्या देखते हुए आता है? माशाल्लाह आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है, आपका इंटरेस्ट भी बहुत है। ये अगर एक केयर टेकर सेटअप लंबा होता है जो आज के दिन हम बात कर रहे हैं, क्या होगा? क्या आप हालात बेहतर देख रहे हैं आज से या आपको लगता है बदतर हो जाएंगे हालात? देखिए, अब तो कोई इस पर डिबेट जारी मेरा ख्याल है। अगर कर भी लेना बात, अभी केयर टेकर सेटअप नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही जो हालात हो चुके हैं तो उसको देखकर बताना बहुत आसान है कि जो सिविल लिबर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, बुनियादी हकूक़ हैं पाकिस्तान के अंदर, इकॉनमी को देख लें, टेररिज्म को देख लें, कोई एक इंडेक्स इम्प्रूव करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और साथ साथ पोलराइजेशन ने जो हशर किया है पिछले 8-10 साल के अंदर, उसका भी डैमेज जो है वो अनडन नहीं हो रहा। तो मुझे तो यही लगता है कि इंतखाबात को मुलतवी कर लें या टाइम पे इलेक्शन करवा लें या जो भी एक्सपेरिमेंट आपने करना है वो करके देख लें। लेकिन जो रॉट है मुआशरे का, चाहे वो इकनॉमिक हो, वो सोशल हो, उसको फ़िक्स करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसके लिए कम से कम 20-25 साल का विजन चाहिए, जो कोई भी इस वक्त रखता ही नहीं है सारी लीडरशिप में। और ये जो कुछ अभी हो रहा है ये उसके लिए नहीं हो रहा कि आप उस रॉड को? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ की जंग है। अच्छा, चलिए वज़ीर आज़म बनाओ की जंग पर ही हम बात कर लेंगे कि अब निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। और वो ऐसा शख्स होगा कि जो कोई 3 महीने के लिए शायद ना हो, वो काफ़ी अरसे के लिए हो सकता है, महीनों के लिए, और शायद साल से भी आगे जा सकता है। तो इसलिए अभी तक सोच विचार जारी है। कई बैठकें हो चुकी हैं, कई इजलास हो चुके हैं नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब के दरमियान। वहाँ से अभी तक बात तय नहीं हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ तक आनी है, फिर राजा रियाज तक आनी है, और उसके बाद हो सकता है इलेक्शन कमीशन तक जाए। तो कौन होगा जी निगरान वज़ीर आज़म? कौन पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा? आने वाले वक्त में जो मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं उनसे कौन इस कश्ती को भंवर से निकालेगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ये गुत्थी नहीं सुलझ रही। एक तरफ हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इलेक्शन वक्त पर होते नज़र नहीं आ रहे और अभी तक नाम भी सामने नहीं आ रहा, और ख़दशात यही हैं कि कौन ऐसा शख्स होगा जो हमारे लिए बेहतरीन काम कर सकेगा। सिर्फ यही एक सिचुएशन नज़र आ रही है, यही एक वजह नज़र आ रही है कि इतनी सोच विचार की जा रही है कि किसका आदमी आएगा। तो सदीक, ये जो भी आएगा, ये जिस सोच के साथ लाया जा रहा है, ये उसी तरह होगा या सबके लिए सरप्राइज़ हो सकता है?
सॉरी उस्मान भाई, आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह हम देख रहे हैं ज़रदारी साहब नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान बहुत बातचीत हुई, लेकिन कुछ चीज़ फाइनल नहीं हो सकी। अब वो शहबाज शरीफ साहब के पास नाम आएगा, फिर राजा रियाज की बारी आनी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में मामला जा सकता है। तो ये कहीं सबके लिए कोई सरप्राइज़ होगा? इतना अरसा क्यों लग रहा है? क्या वजूहात हैं? और जिन वजूहात से ये डिले किया जा रहा है वो उसका फ़ायदा भी कुछ होगा या नहीं? देखें, बिल्कुल सरप्राइज हो सकता है। जो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में किस तरह से चीज़ें चलती हैं। मुझे बताएं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम किसने दिया था? वो तो पीटीआई ने दिया था ना, पीटीआई ने दिया था, पीटीआई ने दिया था। और ये पीटीआई के नामजद करदा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। लेकिन मुझे बताएं, जिस दिन से ओहदे पे आके बैठे हैं आज तक सबसे ज्यादा किसकी चीखें सुनाई दे रही हैं? किसका सबसे ज्यादा एतराज सुनाई दे रहा है? वो तो कह चुके हैं तरीके से आपके चेयरमैन के, जी मुझे कहा गया था तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि ये तो किसी और का आदमी था। आपको क्या आज आपने शहबाज शरीफ को सुना नहीं है? तो उसके बाद आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब खुद नाम देंगे? तो ऐसे तो ना करें उसामा साहब, नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो आप नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ऐसे तो नहीं, कुछ तो कहेंगे वो कि कोई ऐसा आ जाए जो उनके लिए भी काबिल कबूल हो। देखिए, कल भी मैंने आपको हवाला दिया था कि मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म जिसका शेख रशीद हवाला देते थे, मैनू आंखें लगने का शौक है। शहबाज शरीफ तो कहने पे चलते हैं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी कोई थोड़ी सी कोई मन मर्जी मंशा को इस्तेमाल कर लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो देखे ना, अपने भाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि कहा नहीं गया था। मतलब 16 माह के इक़्तिदार में सिवाय अपने भाई को पाकिस्तान लाने के लिए कोई इस तरह का इक़दाम करने के जो कि ज़रूरी था, उसके अलावा उन्होंने हर चीज़ की है सबके लिए, लेकिन भाई के लिए नहीं की क्योंकि अहकामात नहीं थे। तो शहबाज शरीफ साहब खुद कोई फैसला नहीं करते, वो बड़ा ये इस्तिखारों पे और इन चीज़ों पे जो है वो जो उनको वहाँ से रहनुमाई मिलती है, जो भी अल्लाह वाले लोग उनको रहनुमाई देते हैं तो वो उस पर चलते हैं। ठीक है, अल्लाह वाले, ये भी आपने अच्छा लफ्ज़, ये टर्म अच्छी है, अल्लाह वाले। तो वो अल्लाह वाले जो कहेंगे होना वही है। मुज़म्मिल, इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब खामोशी से मान जाएंगे वो नाम जिसका नाम अल्लाह वाले देंगे? देखिए, इसमें पहले तो जो बात हो रही है पीटीआई के हवाले से, सिकंदर सुल्तान साहब का जो नाम आया था, अब उस पर कितना आसान था ये कहना कि मुझे तो पता ही नहीं था, किसी और ने कहा। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि वो मुझे बाद में समझ आई कि वो तो नून लीग का आदमी है। तो इक़्तिदार में होने का सिर्फ एक बेंचमार्क होता है और वो इंटेलिजेंस होती है आपकी। अगर आप बेहतर फ़ैसले करने का विज़डम नहीं रखते तो फिर आप में और मेरे में या किसी कॉमनर में, आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये जो सदीक़ साहब बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं, हर बात मान लेते हैं, तो इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने किस बात में स्टैंड ले लिया, आगे खड़े होकर कहा ये मैंने नहीं करना? नहीं, मियाँ साहब ने कई दफ़ा लिया, मियाँ साहब ने बिल्कुल ना, मियाँ नवाज़ शरीफ नहीं, अगर आपने, इसीलिए तो वो बाहर बैठे हुए हैं अभी तक। मसला यही है ना कि अगर हम ये कहते हैं कि अब वाले वज़ीर-ए-आज़म हर बात मान रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्या है तमाम पार्टीज़ में? आर्ग्यूमेंट तो फिर वही है कि फिर इस सारे सिस्टम में सिर्फ एक आदमी कैसे सेवियर बन गया, जिसको सेवियर बना के रिसेंटली पेश किया। अब दूसरी बात, जो पहले तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को चिड़िया का निशान देने पे ज़रा मज़म्मत करनी चाहिए। क्योंकि वो शाहीन मांग रहे थे, उनको चिड़िया मिल गई आगे से। वो ट्विटर के मालिक ने वहाँ पर वो बदल दिया नाम ट्वीट से, तो वो भी चिड़िया थी, वो भी बदली गई। यहाँ इनका निशान, और वैसे ये सही है क्योंकि ये वो चिड़िया है जो हर 5 साल बाद उड़ के किसी और पार्टी में बैठ जाती है। तो अब देखें ये इस बार किस पार्टी पर जाके बैठती है। नहीं, वो तो नून लीग उन्होंने डिसाइड किया। हाँ, पीपल्स पार्टी को भी तलवार का निशान मिल रहा है तीर की बजाय। तो काफ़ी तब्दीली यहाँ भी हम देख रहे हैं। लेकिन जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बात है, उसमें देखें ना, जितना इस सिस्टम में आपने स्पेस छोड़ी है अपने लिए, और ये बात मैं तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप के हवाले से कर रहा हूँ कि जितने उन्होंने अपने हाथ खुद ही काट लिए हैं, तो लेजिस्लेशन इस नौयत की करके ये कल को इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी। क्या पीका लॉ कौन लेकर आया? नून लीग लेकर आई ना। और बाद में पीटीआई के दौर में उस पीका लॉ को बेस बना के इतनी गिरफ्तारियाँ इनकी हुई, और अब भी या तो कोई सबक सीख लेते, उससे नहीं सीखा। तो अगर रिपीट करते जाएं, हाँ, वो आइंस्टाइन चॉइस नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। वो आइंस्टाइन कहता है ना, मैडनेस की डेफिनेशन ये है कि आप एक ही काम बार बार रिपीट करें और रिजल्ट डिफरेंट एक्सपेक्ट करें। तो ये तो दिस इज़ पॉलिटिकल मैडनेस बेसिकली। और जहाँ तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक है, तो उस पर जितना प्रेशर ये डाल सके डाल लेंगे, उसके बाद वही होगा, जहाँ पावर है वही प्रिवेल करता है एंड पे। कोई सूरत ऐसी निकल सकती है सदीक के कहीं कोई ले दे का मामला हो जाए, मिसाल के तौर पर सिंध जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले पूरी तरह से किया जाए कि आप बिल्कुल आपकी मर्ज़ी चलेगी, वहाँ पर निगरान वज़ीर आला आपका ही होगा, चाहे वो सियासतदान ही हो जाए, कोई आदमी जिसे
वो इस्तीफ़ा दे दें, वो भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लाकर बिठा दें, मुराद अली शाह से भी कंटिन्यू कर लें, बाद में देख लेंगे, कोई आईनी तरमीम ले आएंगे कि ऐसा शख्स जो है वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस तरह से कुछ मामलात हो जाए। यहाँ नून लीग सेंटर में इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का ही कोई इसहाक डार साहब ही कंटिन्यू कर जाएँ, नीचे काबीना में सबको हिस्सा दे दें, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अच्छा हमने चला लिया काम। नहीं, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आइन कहीं नहीं है ना, कानून कहीं नहीं है, कायदा कहीं नहीं है, ज़ाब्ता कहीं नहीं है। इसलिए जब ये चीज़ें ना हो तो फिर आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और फिर आगे शहबाज शरीफ साहब हों, मतलब इंतहाई ताबेदार, मतलब जो चलने वाले अहकाम पे चलने वाले हों, इसलिए कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन आएगा। जो आएगा वो इलेक्शन करवाने के लिए आएगा या इलेक्शन ना करवाने के लिए आएगा। जो आएगा वो शरीफ ख़ानदान को लाने के लिए आएगा या इनका रास्ता रोकने के लिए आएगा। वो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए आएगा या नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर रोकने के लिए आएगा। मरीम नवाज को सिस्टम से आउट करने के लिए आएगा या सब कुछ मरीम नवाज के कदमों में डालने के लिए आएगा। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा सर, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। एक जो मुज़म्मिल बात होती है कि ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए जो मईशतदान हो, मईशत को समझे, पाकिस्तान का असल मसला ही है। तो ऐसा कोई शख्स, क्या हमने देखा था एक दफ़ा मुशर्रफ दौर के में भी ये चीज़ हुई कि जी एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा जो मईशतदान है, उसको लाकर भी देखा गया। तो उस वक्त शौकत अजीज़ साहब, वो बड़ा, वो दौर कहा जाता है बड़ा अच्छा चला था। चलें वो डॉलर्स आ रहे थे, अलग बात है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है माजी में। तो ऐसा कोई शख्स क्या हमें बेहतर चला सकता है? वो पहले भी वो इम्पोर्ट ही हुए थे, क्योंकि जिस तरह से अचानक से वो नमूदार हुए और उसके बाद से आज तक नहीं पता कि कहाँ होते हैं। और तोशा खाना के तहफ़ मेरा ख्याल है जो अभी डिटेल सामने आई थी, उनमें तो इतने एजाज़ हैं उनके कि आप गिनते भी रहें तो तोशा खाना में जी जी बिल्कुल वो उसमें भी हैं। तो अगर उसी नौइयत का फ़ैसला करना है, देखें इंटरिम गवर्नमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है, इलेक्शन को इंश्योर करना। अब अगर उसमें आप इकोनॉमिस्ट लाने का सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इंश्योर ही नहीं करना इस बात को, आपका तो ध्यान ही कहीं और है। अगर तो आप चाहते ये हैं कि वो 2 महीने में आकर हर जो सिस्टम है उसकी न्यूट्रलिटी को इंश्योर करके चला जाए, तो फिर वो मैशतदान हो, फिर वो टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये चीज़ें तभी इन क्वेश्चन आती हैं, तभी इस पर डिबेट शुरू होती है जब इलेक्शन से फोकस कहीं और भी जाना हो ना। तो इसीलिए लगता ये, मैं तो ये टेक्नोक्रेसी वाला जो आर्ग्यूमेंट है कि टेक्नोक्रेट्स मुल्क को चलाएं, ऐसा होता नहीं है ना। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को पॉलिटिशियन चलाया करते हैं। पंजाब और केपी में चला तो रहे हैं, वो चला रहे हैं जिस तरह से वो देख लीजिए ना आपके, उसके बाद कितनी उंगलियां उठ रही हैं। और उसके शफाफियत, जो इलेक्शन अगर ऐसे सेटअप के अंडर होता है, उससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, मज़ीद नुकसान होगा, मज़ीद आवाज़ें उठेंगी कि ये जो इलेक्शन करवाया इसकी शफाफियत क्या है। तो अगर तो ऐसा शख्स आपने लेकर आना है जो इलेक्शन के अलावा किसी और जगह पे फोकस्ड होगा, तो ऑब्वियसली फिर इस साल, अगले साल मार्च की डिबेट वो पता नहीं कब तक जाएगा आगे। लेकिन ये अब इन पॉलिटिशियंस को फ़ैसला करना है कि आया इन्होंने अपने हाथ मज़ीद कटवाने हैं, अपने लिए मज़ीद स्पेस जो है उसको ख़त्म करना है, या फिर ये एक पेज पर खुद आएँ सारे और कहें कि जो हम जिसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं और इस साल इलेक्शन जो इंश्योर करे उसको आना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये प्रेसिडेंट डालते हैं कि इलेक्शन इस तरह डिले हो सकता है, अगर ये प्रेसिडेंट डलता है कि अगर किसी का मूड नहीं है तो इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर कल को आप एक्सपेक्ट ना करें कि जब आपका वोटर एक्टिव होगा और उसकी तादाद ज़्यादा होगी तो आपको भी टाइम पे इलेक्शन मिल जाएगा। तो जो भी आप करके जाएंगे वो कल को आपके सामने वो प्रेसिडेंट खड़ा होगा, ये सोच के फैसला करें। लेकिन सिद्दीक, हम देख रहे हैं जिस तरह मुल्क चल रहा है, आधे से ज़्यादा मुल्क पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, तो ठीक है ना, असम्बली है, वो क्या रोज़ की खिंच ये आ रहा है, वो आ रहा है, कानून साजी भी आप वैसे ही चलती जा रही है, सब कुछ मुल्क तो चल रहा है, तो इसको इसी तरह ही चला दें आगे, माहिर मईशत को बिठाएं, मामला चलते रहें। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि सबको वजारतें भी मिल जाएं, उनको कहें थोड़ा सा रिलैक्स करें। आप इतना अरसा दहाइयों से आप लोग इक़्तिदार में हैं, आगे भी आपको मिलना है, लिख कर दे दिया जाता है या ये गारंटी मिली हुई है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी आगे होंगे, तो फिर क्या मसला है? परेशानी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चलता रहे सिस्टम। और वही नज़र आ रहा है इस वक्त, इत्मीनान उतना भी मिल नहीं रहा, गारंटीज उस तरह नहीं आ रही, वरना तब तक नाम आ जाता। सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हो सकता है इनको लंबे रेस्ट पे जाना पड़े, लंबे रेस्ट पे ये चले जाएंगे। आपने बहुत माशाल्लाह मुल्क की खिदमत कर ली है, 4 बारियाँ आपने भी ले ली हैं, खान साहब को भी एक बारी दी गई है, उनके हवाले से तो ज़ाहिर है चीज़ें सारी क्लियर हैं कि वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, बल्ले का निशान भी बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वो तो सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि उनका मामला नहीं है। तो इनको भी शायद लंबे रेस्ट पे भेज दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब को भी कहा जाएगा, शहबाज शरीफ आप 15-16 माह जो है वो आपने इतनी दिन रात मेहनत की है, चारों सुबह में आप फिरे हैं, आपकी आनियाँ जानियाँ सबने देखी हैं, वो आनियाँ जानियाँ वाला लतीफ़ा तो आपने सुना हुआ है कि बस तुम मेरी सिर्फ आनियाँ जानियाँ देखो, तो आनियाँ जानियाँ भी देख ली। फिर इन 15-16 माह में ना उनकी अल्लाह ताला ने करम किया, ना कमर में दर्द हुआ, ना कोई और मसला हुआ, तो
तो मेरा ख्याल है इनको 15-16 माह जो इन्होंने मेहनत किया, इनको एक लंबे रेस्ट पे भेजा जाएगा कि आप जाएं, आप लंदन घूमें फिरें और आप इधर रेस्ट करें, बहुत आपने खिदमत कर ली है। और जब आप खुद बार बार अपनी तकरीर में कहते हैं कि IMF के साथ जो डील हुई है वो भी हमारे इदारों का किरदार है, जो दोस्त ममालिक ने कर्जे दिए हैं वो भी हमारे इदारों का किरदार है, जो हमने ओवर ब्रिज या अंडर पासिस बनाए हैं इस्लामाबाद में उसमें भी हमारे इदारों का किरदार है, सरमायाकारी लाने में भी जो है वो हमारे इदारों का किरदार है। तो मुझे बताएं फिर हमने ये 80 रुकनी जो शहबाज शरीफ की काबीना है, अरबों रुपए जो इनके ऊपर हमने खर्च किए वो हमने किस लिए खर्च किए हैं? तो जब इदारों ने ही सारे काम करने हैं तो फिर इदारों को ही मुल्क चलाने थे ना, फिर शहबाज शरीफ की क्या हमें जरूरत है? ये इतना हट्टो बच्चों प्रोटोकॉल, सैकड़ों गाड़ियां, लाखों करोड़ों रुपए डेली के अखराजात, इनके अलल्ले तलल्ले, इनके किचन तक आवाम के टैक्स से पैसों से चलें और काम सारा पाकिस्तान के इदारे करें, तो पाकिस्तान के इदारों को बराह रास्त चलाने थे ना। अब तो कानून साजी भी हो गई है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको लग यही रहा कि इनको लंबे रास्ते भेजा जाएगा। मगर जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब रेजिस्ट ना करें, ये कैसे हो सकता है? यार उसामा भाई क्यों आप इतनी सादा बातें करते हैं? यार देखिए ना, अभी तक भाई वो खड़े हैं, वो नहीं मान रहे। देखिए अभी तक वो नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? फिर इतना ही आसान है, वो मान जाए। फिर नवाज शरीफ साहब के बगैर वोट बैंक नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ को पता है। अगर नवाज शरीफ साहब नाराज हो गए तो ये शहबाज शरीफ साहब को वोट पड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? 3 रुपए पेट्रोल महंगा करना तो तुम ये सब हो गए थे ना नाराज, और जब वो 3 रुपए बढ़ा तो उसके बाद से अब तक 70 रुपए बढ़ चुका है। तो फिर सर जी क्यों आप इनको हो सकता है वो फिर उठ के चले गए हों मीटिंग से? बिल्कुल आप इनको ऐसे सीरियस लेते हैं ना, मुझे लेकिन अच्छा है वैसे ही। चलो जरा थोड़ा सा मतलब आप लोग दिल खुश करेंगे। देखिए हमारे तो लोग थक जाते हैं, चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी उसमें होनी चाहिए। हम तो जनाब इन्हीं के बयानात सुन सुनकर बड़े हुए हैं। हमने तो यही देखा है, सिविल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा हुआ वो इसी बात पर था कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते, जो इदारे का काम है, पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट होगी नहीं तो यहाँ सुप्रीमेसी फिर कहाँ की होगी? इसीलिए वो आप पे गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे जो आखिरी 2 बयान जिन पे मियां साहब के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, एक उन्होंने वहाँ सरगोदई पर कहाँ खड़े होकर कसम उठाई थी और कुरान की कसम खाई थी कि इस बार मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं आगे हूँगा और आप मेरे पीछे होंगे और हम साथ होंगे और हमने वोट को इज्जत देनी है और वोट को इज्जत की जंग लड़नी है। ये उन्होंने कस्में खाई थी। तो मुझे वो उनका बयान पड़ा मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा मुझे उनका बयान मियां साहब का जो है वो अच्छा लगता है, जिसमें वो कहते थे कि इमरान खान तुमसे तुम्हारी लड़ाई नहीं है। हाँ जी। तो ये 2 बयान मुझे ये भी उनका है जलसे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ है, कहते हैं पीछे फिर कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा मैंने मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। सही बात। अभी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उन्होंने भी बड़े बड़े बयान दिए हुए हैं। वो कहते हैं जी 100 आदमी नहीं इकट्ठा होता था मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, वो बेचारे जेल में थे या हॉस्पिटल में थे, कोई नहीं आता था। तो ये फिर शायद उनको याद आ जाता है, इसीलिए उन्होंने फिर कहा वोट को इज्जत दो, छोड़ो बस माल इसबाब जिस तरह भी है उसको आगे चलाएं। अब जनाब चूँकि हमारे मुल्क में अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमारा चूँकि फ़र्ज़ है हर हाल में हम अपने कश्मीरी भाइयों का साथ दें, उन्हें ना भूलें। गवर्नमेंट कोई भी हो, पाकिस्तान की रियासत पहले दिन से जब से कश्मीरियों पर जुल्म ढाया गया, उनसे हक़ खुद इरादियत छीना गया, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान हर फोरम पर इंटरनेशनली अपनी भरपूर कोशिश करता है। लेकिन जब 4 साल पहले आर्टिकल 370 का खात्मा किया, जो खुद भारत की स्टेट ने उनको दिया हुआ था, एक स्पेशल स्टेटस उनके पास था, कुछ उनको खुद मुख्तारी एक तरह से हासिल थी, वो भी उनसे छीन ली गई। अब 4 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मकबूजा कश्मीर को जिस तरह जेल बनाया गया, अब तमाम भारत में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए यही हो रहा है। कहीं कोई शख्स ट्रेन में कोई सिक्योरिटी वाला आकर मुसलमानों को गोलियों से भून देता है, कहीं उनके घर जलाए जा रहे हैं, पूरी बस्तियां जलाई जा रही हैं, और ये होता चला जा रहा है। तो मुजम्मिल ये तो लगता है कि अब ये एक स्टेट पॉलिसी बन चुकी है अब ये कि ये मुसलमानों को जहां भी मिले उनको ख़त्म कर दो। देखें, इसमें तो जिस तरह से आपने जिक्र किया आर्टिकल 370 की लेजिस्लेशन का, तो जिसने उसको अपीज़ किया पहले तो वो ज़िम्मेदार है कि सवाल होना चाहिए उनसे कि आपने क्यों इसको सेल थ्रू करने दिया विदाउट ड्यू रेजिस्टेंस। और दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ एक यार्ड स्टिक होती है इफेक्टिवनेस की, वो होती है पावर, वो जस्टिस नहीं होती। अगर यूएन की भी अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि तमाम नेशंस बराबर हैं, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल में एक नेशन वीटो कर दे, सारी दुनिया दूसरी तरफ हो, कुछ नहीं हो सकता। 5 कंट्रीज़ पूरी दुनिया का फ़ैसला करने की ताकत रखते हैं, तो फिर इक्वालिटी कहाँ पे है, जस्टिस कहाँ पे है? कहीं भी नहीं है। तो इससे आइडिया आपको यही होता है कि अल्टीमेटली पावर प्रिवेल करती है, और ताकत ने जो फ़ैसला कर दिया इंटरनेशनल स्फीयर में वही ट्रूथ है।
अगर आप चीन और भारत की जो जंग है उसकी बात करें, लद्दाख में कितना रीजन वो एक्वायर करते जा रहे हैं। कुछ नहीं कर सकता हिंदुस्तान, क्योंकि चीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नहीं उसको डिटर कर सकते। तो हमारा मसला ये रहा कि हमने इंटरनेशनल स्फीयर पे वो रास्ता इख्तियार नहीं किया कि अपने क्लेम्स को हम लेजिटिमाइज़ कर सकें। बेशक 1948 की यूएन रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि डीमिलिटराइज़ कीजिए बॉर्डर को, भारत ने आज तक नहीं किया, कंसेंसस नहीं हुआ उस पर। लेकिन वो होगा कैसे? हम उनको कन्विंस तभी कर सकते हैं जब इतने इफेक्टिव हो जाएं कि अगर हम इंटरनेशनल स्टेज पे एक आवाज़ उठाएं तो उसको सारे सुन भी रहे हों। और वो तभी सुनेंगे जब आप डेट क्राइसिस से निकलेंगे। जब आप आलमी कम्युनिटी से बात करने जाएंगे तो आप पैसे नहीं मांगेंगे, अपने इशूज़ सामने रखेंगे और उनको आपकी ज़रूरत होगी, नॉट दी अदर वे अराउंड, जो कि अभी हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमें रियलिस्टिकली इसको देखना पड़ेगा। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, मोदी सरकार का ताल्लुक है, तो उन्होंने जिस तरह से मेन स्ट्रीम किया है रिलीजियस वायलेंस को, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन को मेन स्ट्रीम किया है, इसके अलावा आप मणिपुर के जो फसादात हैं 1.5-2 महीने हो गए हैं चल रहे हैं, मोदी साहब ने एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाला। और 2 हफ्ते गुजरने के बाद जब ख़वातीन को बरहना करके परेड करवाई गई वहाँ पे, उसके बाद कहा कि ये गलत हो गया। उससे पहले 2 महीने बिल्कुल खामोश रहे। वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जले हैं, कोई ऐसी माइनॉरिटी नहीं है जो वहाँ पर सिक्योर्ड हो, बात नहीं निकाली मुँह से कोई। तो ये हमें बताता है कि अगर हम उस गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए उठ जाएगी, नहीं, वो तो पहले ही अपार्थाइड स्टेट बनने के लिए आए थे। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो एक्सक्लूसिव है ना, वो तो एक ग्रेटर इंडिया की बात कर रहे हैं। वो तो वहाँ पर जो वर्शिप प्लेसेस हैं मुसलमानों की, उसको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने जो क्लेम्स हैं पॉलिटिकल उसको। तो इंडिया में जो प्रोग्रेसिव यूथ है वो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। तो हमारा काम उसको कंडेम करना तो है, लेकिन अपने आप को भी रिफॉर्म करना। बिल्कुल, और उसके लिए है कि हम इस काबिल भरपूर आवाज़ बन सकें। वहाँ बाहर की दुनिया ताकत की आवाज़ ही सुनती है। लेकिन अभी मैं देख रहा था एक साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर का, वो कह रहे हैं जी LOC क्रॉस करेगा भारत, ये पूरा प्लान है और ये इलेक्शन जीतने के लिए मोदी ये करेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि हमारी कोई तैयारी है सदीक इस वाले से? हमारा वज़ीर दिफा तो खामोश है, उनका वज़ीर दिफा कह रहा है हम आएंगे। देखिए, हमारे वज़ीर दिफा के से कोई तल्लुक नहीं है। बाकी हमारी जो फोर्सेज हैं वो हर वक्त तैयार रहती हैं, और अगर भारत ने दोबारा ये हमाकत की तो फिर आप देखेंगे कि उनको पहले भी फरवरी में सरप्राइज मिला था, इस बार भी मिलेगा। हमारी अफवाज इस हवाले से हरदम तैयार रहती हैं मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए। और जहाँ तक आप मोदी की बात कर रहे थे, तो मोदी के जो है वो कश्मीर में आबादी का जो तनासुब है उसको तब्दील करने के लिए जो ऊँचे हथकंडे हैं वो मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में यहाँ हो रहे हैं। देखेंगे मकबूजा कश्मीर का 58% रकबा जो है वो लद्दाख का है, 26% जम्मू है, 16% वादी कश्मीर पर मुश्तमिल है। और वहाँ से अब जो पूरी कोशिश हो रही है वो ये है कि मुस्लिम तशख़्ख़ुस जो है उसको मसख किया जाए। इसके लिए हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिकल 370 को और 35A को पहले गैर आईनी तौर पर उनकी तनसीख की गई, और जिनेवा कन्वेंशन की भी ये खुला खिलाफवर्जी है। उसके अलावा मरदमशुमारी कमीशन ने जो है वो अक्सरियती इलाकों की जो नशिस्तें हैं वो 83 से बढ़ा के 90 कर दी है, जबकि मुस्लिम जो अक्सरियती इलाके की नशिस्तें हैं उनमें सिर्फ 1 का इजाफा किया गया। आपको पता ही है कि 56,000 एकड़ हराजी पर हिंदुस्तानी फौज ने नाजायज पहले ही कब्जा कर रखा है। नए डोमिसाइल के जो कवानीन है उनके तहत भी 50 लाख से जायद जो हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल जो है वो दिया गया। जो मोदी सरकार है वो 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तरफ पर कॉलोनियां भी बनाती जा रही है। तो ये सारी चीजें अब जिनकी वजह से वाज़ेह तौर पर नजर आता है अगर हम 75 साल से एक आवाज़ उठा रहे हैं हर सतह पर, लेकिन उसके उस तरह से रिजल्ट नहीं आए, तो हमें भी सोचना होगा। हमें इससे भी ज़्यादा मजबूत आवाज़ अगर बनना है तो हमें खुद को मजबूत करना होगा, फिर हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मामले को उजागर कर सकेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।